आज हम एक ऐसे मानवा में कदम रखने जा रहे हैं जहां हमारा एमसी रूडो, जिसे हर कोई कमजोर और बेकार समझता है, उसके क्लासमेट्स उसे बेरहमी से बुली करते हैं, हर दिन उसे मारते हैं, उसकी जेब से पैसे छीन लेते हैं, यहाँ तक कि उसका फोन तक तोड़ देते हैं। रूडो के लिए हर दिन एक नया नरक होता है और आखिरकार ये सब सहते सहते उसका धैर्य जवाब दे जाता है। एक ऊंची छत पर खड़ा रूडो, ठंडी हवा चल रही है, उसकी आंखों में दर्द, दिल में टूटी उम्मीदें, और फिर वह कूदने ही वाला होता है कि दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। एक भयावह अपोकलिप्स शुरू हो चुका है। चारों तरफ अराजकता, खून से लथपथ सड़कों पर दौड़ते मॉन्स्टर्स, इंसानों का शिकार करते भयानक म्यूटेंट्स। रूडो, जो अब तक सबसे कमजोर था, क्या वो इस नरक जैसी दुनिया में बच पाएगा, या ये नई दुनिया ही उसे सबसे खतरनाक अस्त्र में बदल देगी? लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले तुम्हें एक काम करना होगा। अभी के अभी सब्सक्राइब दबाओ, लाइक और कमेंट करके बताओ कि क्या तुम इस सीरीज के लिए तैयार हो। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन खुला है, उसमें जाकर बताओ और हम उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये पागलपन भरा एपिसोड। रूडो ऊपर एक इमारत से छात्रों को उसे चिढ़ाते हुए देख रहा था। वह बस उस बेवकूफी भरे खेल को खत्म करना चाहता था। एक आदमी जिसने पहले उसे पीटा था, उस पर चिल्ला रहा था कि उसने फिर से सफाई को नजरअंदाज कर दिया है। फर्श पर अब भी काफी गंदगी थी। जब रूडो ने उसकी ओर देखा तो आदमी ने गुस्से से पूछा कि वह उसे उस तरह देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है। आदमी ने उसे लात मारते हुए कहा कि घर की सफाई करना उसका काम था, क्योंकि उसके माता पिता की मौत के बाद उन्होंने ही उसे पाला था। सब कुछ देख रही एक महिला ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की कि यह तो अपेक्षित ही था, ये देखते हुए कि वह किस तरह का माता पिता जो उसके थे, वे भयानक दत्तक माता पिता थे। एक दूसरे कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे एक लड़का दिखा जिसने कहा कि यह उसकी गलती थी। फिर जानबूझकर फर्श पर सोडा गिराते हुए उसने दावा किया कि यह गंदगी रूडो की थी। पहले से ही चोटों से जूझ रहे रूडो के पास जाकर उसने मजाकिया लहजे में पूछा कि क्या वह दयालु नहीं था। फिर उसे और चिढ़ाने लगा। जब रूडो स्कूल पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी डेस्क पर जगह जगह लिखावट बनी हुई थी और उस पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा था, जबकि सभी उसके पीछे हंस रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। कक्षा में घुसते ही शिक्षक ने उसकी डेस्क को देखा और शिक्षक ने उसे डांटते हुए पूछा कि उसने अपनी डेस्क के साथ ऐसा क्या किया था। फिर कुछ देर बाद दिखाता है कि मरूडो को लॉकर्स से धक्का दे दिया गया, जबकि उसके 3 सहपाठी उसे गालियां देते हुए हर दिन 10 येन चुकाने की मांग कर रहे थे। आखिर में रूडो इतना असहाय था कि वह कुछ भी नहीं कर सका। उसने उन लड़कों की ओर देखा और अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी किसी ने उसके पेट में लात मार दी। फिर चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा। मारपीट जारी रही और उनमें से एक लड़के ने उसे तुच्छ कहते हुए उस पर आरोप लगाया, उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो अपने माता पिता से मांग ले। मार खाते हुए रूडो सोच रहा था कि यह दुनिया और इसमें मौजूद हर कोई बेकार है, लेकिन उसे खुद से भी ज्यादा नफरत थी। लेकिन तभी लड़कों ने उसे मारना रोक दिया। उसका फोन जमीन पर गिर पड़ा और एक गुंडे ने उसे देख लिया। जब रूडो फोन उठाने के लिए झुका तो उस लड़के ने जानबूझकर उस पर पैर रख दिया। स्क्रीन फटी हुई देखकर उसने मजाकिया लहजे में माफी मांगी, यह दावा करते हुए कि उसका पैर फिसल गया था। जब रूडो ने सिर झुकाया तो उस लड़के ने फिर से उस पर पैर रखने के लिए टांग उठाई, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया और कहा कि अब बस करो। वह निशी था, पश्चिमी शैली तीरंदाजी टीम का स्टार और हाल ही में राष्ट्रीय टूर्नामेंट का विजेता। छात्र हैरान रह गए और लड़कियां निशी से प्रभावित हो गई। उनमें से एक ने टिप्पणी की कि वह तो कमाल का है, यहां तक कि कुरान जैसे हारे हुए की मदद करते हुए भी। निशी ने गुंडे के कंधे को जोर से पकड़ लिया, जिससे वह असहज हो गया और पूछा कि वह क्या चाहता है। वह यह सोच रहा था कि निशी कितना ताकतवर है, क्योंकि उसका कंधा दर्द कर रहा था। उसी समय पीछे से एक लड़के ने तीरंदाज पर हमला करने के लिए बेसबॉल बैट उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, निशी ने उसे जोरदार घूंसा मार दिया। जमीन पर पड़े लड़के को देखते हुए निशी ने कहा कि सड़कों पर ऐसी चीजें देखना काफी बुरा लगता है। फिर उसने सबको वहां से चले जाने के लिए कह दिया। वे सब इसे बकवास कहते हुए तुरंत वहां से चले गए। जब वे चले गए तो निशी रिकुरो के पास झुका और पूछा, तू मरा तो नहीं? फिर उसने उसे लड़ने की कोशिश करने के लिए कहा, यह बताते हुए कि वे सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि रूडो कुछ नहीं करता। उसने पूछा कि वह इस तरह जीने को जिंदगी कह भी कैसे सकता है। रूडो खड़ा हुआ और निशी की ओर पीठ फेरते हुए बोला, तू जानता ही क्या है? निशी ये देखकर हैरान था कि इतनी पिटाई के बाद भी रूडो इतनी मजबूती से खड़ा था। उसने सोचा कि शायद रूडो को उतनी चोट नहीं आई जितनी दिख रही थी। हैरानी में
उसने सोचा कि क्या रूडो ने अंतिम क्षण में हमलों को चकमा दे दिया था, लेकिन उसने तुरंत इस ख्याल को छटक दिया। अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि यह कोई फिल्म नहीं थी, रूडो फिर वर्तमान में लौट आया। वह इमारत की छत से छात्रों को हंसते, खेलते और आपस में बातें करते हुए देख रहा था। वह जमीन पर बैठा अपने टूटे हुए फोन को देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी और पीड़ा का मिश्रण था। ऊपर देखते हुए उसने कहा, सब खत्म हो गया, अब इस दर्द के साथ जीने से थक चुका हूं। फिर वह छत को घेरने वाली रेलिंग पर चढ़ गया। किनारे तक पहुंचकर उसने अपने हाथ फैला लिए और कहा कि वह इस बेवकूफी भरे खेल को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लेकिन तभी अचानक आकाश में बिजली चमकने लगी। आसमान में बिजली की चमक के बीच गोलाकार आकृतियां बनने लगीं। उन आकृतियों के भीतर से बार के रूप में बाइनरी कोड नीचे उतरने लगे, जो शहर पर गिरते ही इमारतों को नष्ट करने लगे। चारों ओर फोन अजीब आवाजें निकालने लगे, जिससे उनके उपयोगकर्ता डर गए और घबराहट में उनके हाथ से फोन गिरने लगे। कुरान सोचने लगा कि जब मौसम साफ था तो अचानक बिजली कैसे आ सकती है, और आखिर यह सब क्या हो रहा था। तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने छात्रों की ओर देखा तो उनमें से एक डर से चीख रहा था, क्योंकि उसका फोन अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। फोन की स्क्रीन पर बाइनरी कोड दिखाई देने लगे, जो धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगे। बुलबुला धीरे धीरे बड़ा होता गया, जब तक कि उसने एक भयानक आकार नहीं ले लिया, जिसे छात्र दहशत में आ गया। वह बुलबुला एक भयंकर राक्षस में बदल गया, जिसने खौफनाक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। देखते ही देखते ड्रैगन, गॉब्लिन और अन्य भयानक जीव सभी छात्रों के फोन से निकलने लगे और उन्हें दौड़ाने लगे। रूडो, जो छत पर सुरक्षित था, मदद की चीखें सुन सकता था। उसने नीचे देखा तो छात्र इन राक्षसों द्वारा बेरहमी से हमला किए जा रहे थे। वे एक एक करके जमीन पर गिर रहे थे और रूडो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। फिर अचानक ये रहस्यमयी राक्षस पूरी दुनिया में प्रकट होने लगे। एक ही पल में समाज का पूरा ताना बाना बिखर गया। ऐसा माना जाता है कि वैश्विक जनसंख्या घटकर अपने मूल आकार के अनडेथ से भी कम रह गई थी। इस महाविनाश की उत्पत्ति अज्ञात थी, जब तक कि कुछ युवाओं के एक समूह ने सच्चाई का पता नहीं लगा लिया। शुरुआत में यह सिर्फ एक अनजाना तथ्य था। राक्षस लोगों के स्मार्टफोन से प्रकट हो रहे थे, बस इतना ही। इसके बाद की दुनिया में बचे हुए लोगों ने उस दिन को एक नाम दिया, न्याय का दिन। स्कूल की छत की रेलिंग पर बैठा कुरोगाने सोच रहा था कि क्या यह सच था कि फैंटेसी दुनियाओं के राक्षस अचानक इंसानियत का सफाया कर रहे थे। हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा कि वह आखिरकार इसे खत्म करने में कामयाब रहा। नीचे कई लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और राक्षसों के हमले का शिकार हो रहे थे। कुरोगाने ने कहा कि यह एक मौत का सपना था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब खुद राक्षसों के पंजों में थे। वह खुश था और बोला, यही तो होना चाहिए था। जो लोग उसे मूर्ख समझते थे, वे अब नरक में जा सकते थे। अब भी मुस्कुराते हुए रिकुरा सोच रहा था कि यह सपना इतना वास्तविक क्यों लग रहा था। यहां तक कि वे लोग भी मारे जा रहे थे जिनका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस भयानक दृश्य को देखते हुए लड़का घबराकर बुदबुदाया, यह सब क्या हो रहा है? यह सपना इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? लेकिन इसका अंत अभी बाकी था। उसकी जिंदगी एक तबाही थी। उसके माता पिता जा चुके थे और उसके आसपास के सभी लोग भयानक थे, यहां तक कि उसका भाई भी। लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। आंखों में आंसू लिए लड़का मानता है कि यह सब सही नहीं था। चाहे किसी भी तरह देखो, यह सही नहीं था। लोगों का इस तरह खत्म हो जाना गलत था। विचारों में खोए हुए अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। छत का दरवाजा चरमराते हुए खुला। एक गॉब्लिन अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर लड़का घबरा गया। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसे एहसास हुआ यह कोई सपना नहीं है। उसी क्षण उसने ये पूरी तरह समझ लिया, यह सब हकीकत है, एक भयानक निर्मम सच्चाई। गॉब्लिन लड़के पर हमला करने के लिए छलांग लगाता है अपनी मां शेय के साथ। वह रेलिंग से नीचे छत पर गिर जाता है, इससे पहले कि गॉब्लिन उसे मार पाता। उठते ही उसे एहसास होता है कि वह डरा हुआ है। राक्षस के हाथ में कटा हुआ सिर देखकर वह समझ जाता है कि यह अंत है। डर के मारे वह सोचता है कि क्या उसका अंत भी इसी तरह होगा। लेकिन तभी उसकी चेतना उसे बताने लगती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने पहले ही इसका फैसला कर लिया था। वह इस खेल को खत्म करना चाहता था। जिंदगी बेकार थी और दुनिया भी। अगर सब कुछ यहीं खत्म हो जाता या किसी और तरीके से, तो भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन वह नहीं चाहता था कि यह इस तरह खत्म हो। और फिर उसे एहसास हुआ वह मरना ही नहीं चाहता था। तभी उसने एक लोहे की रॉड उठाई और राक्षस के हमले को रोक दिया। गॉब्लिन ने उसे जमीन पर गिरा दिया, लेकिन लड़के ने कहा,
असली मौत बेकार, दयनीय और तुच्छ होती है। अब जब उसे यह एहसास हो गया था तो वह इस तरह खत्म नहीं होना चाहता था। इसलिए उसने और भी जोर लगाकर राक्षस के हमले का प्रतिरोध किया। ये सोचते हुए वह चिल्लाने लगा, मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं इसे ऐसे खत्म नहीं करना चाहता था। और इसी संकल्प के साथ वह लोहे की रॉड को कसकर थामे रहा, गॉब्लिन की माशी को उसे मारने से रोकते हुए। मनुष्यों के पास एक विशेष अवस्था होती है जिसे डेड जोन कहा जाता है। कारण चाहे जो भी हो, जब ध्यान अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति अपने शरीर और दिमाग पर पूर्ण नियंत्रण पा लेता है। यही सोचते हुए लड़का गॉब्लिन की टांगों के बीच वार करता है, जिसे वह जमीन पर गिर जाता है। कहा जाता है कि जब कोई जोन में प्रवेश करता है तो उसे अपने आसपास की दुनिया की एकदम सही झलक मिलती है। उस क्षण वह सहज रूप से और तुरंत सबसे सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। अब जब राक्षस जमीन पर गिर चुका था, लड़के ने उसे जोरदार वार किया। लोहे की रॉड से वार करते हुए रुडो ने गॉब्लिन को जमीन पर पड़ा देखा और वह खुद हैरान रह गया कि उसने क्या किया। फिर अचानक उसने उल्टी कर दी और निराशा में चीख पड़ा, अब तक की मेरी जिंदगी क्या यह असली भी थी? लेकिन फिर अपने दिल की गहराइयों से उसने महसूस किया, मैं जीना चाहता हूं। तभी उसने एक आवाज सुनी, तू ठीक है? जैसे ही वह उठा, उसने देखा कि मिशी उसके सामने खड़ा था। मिशी मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद, तू जिंदा है। रुडो ने देखा कि उसका सिर से खून बह रहा था, जिसे मिशी को उसकी चिंता हो रही थी। फिर उसने एम क्यूरी को देखा और पहचान लिया। लड़का धीरे धीरे उठा और जैसे ही वह मुड़ा, आर्चर ने उसे कहा, ज्यादा मत कर, आराम कर ले। छत की रेलिंग से नीचे देखते हुए उसने पूरा शहर जल रहा था। चारों ओर देखते हुए उसने कुछ छात्रों को निराशा में बैठे पाया। उनमें तेईता, टी और एआर भी थे, वे बदमाश जिन्होंने उसे पीटा था। लेकिन अब वे खुद डरे और घबराए हुए थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। यह सब असंभव है, सकुरा ने कांपती आवाज में कहा। पी टीचर मामा, जिसने सकुरा को अपनी बाहों में थामा हुआ था, बोला, सब साथ रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन लड़की की चिंता अब भी दूर नहीं हुई थी। ये पीटी टीचर तो पूरा ही ठरकी है। दृश्य को देखते हुए दूसरी लड़कियों ने फुसफुसाकर कहा, वह उसे गंदी नजरों से देख रहा है। बेचारी सकुरा। कुराने की नजर अचानक चीजों के ढेर पर पड़ी और निशी ने समझाया कि यह एक बैरिकेड है जो उन्होंने जो कुछ भी मिला उससे बनाया था ताकि राक्षस अंदर ना आ सके। हर कोई उन रहस्यमयी राक्षसों से भागकर छत तक पहुंचा था और वहां बैरिकेड लगाकर खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था। कुरागाने ने अपना हाथ चेहरे पर रखा और कहा, अब भी स्कूल के अंदर लोग फंसे हुए हैं। बैरिकेड के दूसरी तरफ छात्र गुहार लगा रहे थे कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। कई छात्र सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे और मदद की भीख मांगने लगे, लेकिन वामा और एक अन्य छात्र ने कहा कि वे बैरिकेड नहीं हटा सकते। तभी आर्चर वहां पहुंचा और दूसरी तरफ से सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थी। निशी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे सच में अफसोस और गिल्ट हो रहा है कि हमने बैरिकेड नहीं खोला, लेकिन अगर खोलते तो हम भी बच नहीं पाते। रुडो ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, कोई भी इस तरह मरना नहीं चाहता और मैंने भी बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। आर्चर ने जमीन पर पड़े राक्षस के शव को देखा और रुडो से पूछा, यह तूने किया? वह पूरी तरह हिल चुका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह लड़ने की कोशिश की जा सकती है। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, काश मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत होती तो शायद मैं भी कुछ कर पाता, उन छात्रों को बचा पाता। तभी उन्होंने चीखें सुनी और देखा कि पी टीचर सबको स्थिति समझने के लिए कह रहा था, पहले ये देखो कि ये राक्षस कहां से आ रहे हैं। सकुरा ने अपना फोन निकाला और दिखाया। शुरुआत में वह ठीक लग रहा था, लेकिन अब पूरी तरह बंद हो चुका था। एक अन्य छात्र ने भी दिखाया कि उसका फोन भी बंद हो गया है। इस तरह सभी को एहसास हुआ कि उनके फोन अब ऑन ही नहीं हो रहे थे और रुडो का फोन तो पहले से ही टूट चुका था। टीचर ने निराशा में कहा, अगर फोन ही नहीं चल रहे तो हम मदद के लिए कॉल भी नहीं कर सकते। कावान सोच में पड़ गया और सवाल करने लगा, इसका मतलब क्या है? ये राक्षस फोन से ही बाहर आए थे तो इस सब का कोई न कोई कनेक्शन जरूर था। लेकिन रुडो ने देखा कि उसके फोन से कोई राक्षस नहीं निकला था। क्या ये इसलिए था क्योंकि फोन पहले से ही टूटा हुआ था? वायामा ने बात करते हुए कहा, हम कहीं नहीं पहुंच रहे, हमें फालतू की अटकलें नहीं लगानी चाहिए। उसने सुझाव दिया कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए और पुलिस या डिफेंस फोर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। फिर उसने सबकी तरफ देखा और पूछा, क्या सब समझ गए?
लेकिन रूडो ने उसकी बात पर सवाल उठाया, तुम सच में इसे सही मानते हो? टीचर हैरान रह गया। रूडो ने समझाया, अगर ये राक्षस फोन से निकले हैं तो इसका मतलब है कि वे पूरे शहर में फैले हुए हैं, सिर्फ स्कूल में ही नहीं। आज के समय में हर किसी के पास फोन होता है, खासकर जापान में हर किसी के पास फोन होता है। रूडो ने नतीजा निकाला, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया इसी हाल में होगी। फिर उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि पुलिस या स्पेशल फोर्सेज इस स्थिति को संभालने की हालत में होंगी। यह सुनकर छात्र घबराने लगे। निशी ने पूछा, तो क्या हमें यहां रुकने के बजाय कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए? रूडो ने जवाब दिया, अगर तुम लोग उनके जैसा नहीं बनना चाहते तो हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तभी अचानक गुस्से में खड़ा हो गया और चिल्लाया, एक निकम्मा इंसान हमें ऐसे स्वार्थी आदेश क्यों दे रहा है? फिर वह रूडो के पास आया, उसे गर्दन से पकड़ लिया और गर्दन पकड़कर उसने कहा, लगता है जब तक मैं तुझे सबक न सिखा दूं तब तक तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन रूडो ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस शांत खड़ा रहा और टी को घूरता रहा, जिससे वह असहज महसूस करने लगा। कुरान सोचने लगा, आखिर इस बदमाश के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये इतनी बकवास कर रहा है? उसी समय बाकी छात्र भी टी के साथ सहमत होने लगे और रूडो का मजाक उड़ाने लगे। निशी और सकुरा ने सबको शांत करने की कोशिश की। टी ने फिर ताना मारा, क्या डर के मारे तेरी जुबान बंद हो गई? लेकिन रूडो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये बदमाश तो उस राक्षस के सामने किसी छावे जैसा लग रहा है। फिर रूडो ने कोशिश की। रूडो ने उसे भड़काने की कोशिश की। टीडा ने उससे कुछ मांगा, जिस पर रूडो ने जवाब दिया, मुझे बेकार की बातों में मत उलझा, ये सब परेशान करने वाला है। उसके शब्द सुनकर सब सन्न रह गए। टीटा गाली देते हुए उसे घूंसा मारने वाला था, तभी आर्चर ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन रूडो ने खुद ही टीटा का हाथ पकड़ लिया, फिर उसकी गर्दन पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। सब लोग उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर हैरान रह गए। टीटा जमीन पर दर्द से कराह रहा था और गिड़गिड़ाते हुए रूडो से उसे छोड़ने की भीख मांगने लगा। लेकिन रूडो बस एक ही बात सोच रहा था, मैं इस जैसे आदमी से डरता था। कितनी बेहूदी बात है। क्या ये वही रूडो है जिसे पहले सब तंग किया करते थे? ने सोचा। रूडो की ये बेरहमी उसे चौंका रही थी। टीका जमीन पर पड़ा गालियां दे रहा था और रूडो को धमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद को छुड़ाने में नाकाम रहा। इसके बावजूद रूडो ने उसे और ज्यादा जमीन पर दबा दिया। निशी ने तुरंत रूडो का हाथ पकड़ लिया, उसे रोकने के लिए। उसे लगा कि रूडो पागल हो गया है और अगर वह नहीं रुका तो टीका को गंभीर चोट लग सकती है। बाकी छात्र इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे और आपस में फुसफुसा रहे थे। टीका किसी तरह उठ खड़ा हुआ और रूडो को फिर से गालियां देने लगा, लेकिन अब आर्चर को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह समय इन बेकार की बातों के लिए नहीं है। झगड़े की बढ़ती स्थिति को देखकर गुंडा पीछे हट गया। रूडो की तरफ मुड़ते हुए मिशी ने कहा, अब यह बीती बात हो गई, और रूडो ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर पूरी भीड़ की तरफ देखते हुए रूडो ने कहा, सबसे जरूरी चीज यह है कि अब हमें क्या करना चाहिए, न कि बेकार की लड़ाइयों में उलझना। यह सुनकर टीटा गुस्से में उसे अपशब्द कहता रहा, लेकिन टीचर ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या हम इस बहस को रोक सकते हैं? मिशी ने टीचर को आवाज दी और आगे बढ़कर कहा, संक्षेप में इस छत पर कुछ भी नहीं है और हमें नहीं पता कि बचाव कब आएगा, या फिर वे कभी आए ही नहीं। हमें हर हाल में एक सुरक्षित जगह की जरूरत है, साथ ही खाने पीने का सामान भी जरूरी होगा। लेकिन कुराने ने बीच में टोकते हुए कहा, अगर संभव हो तो हमें हथियार भी चाहिए होंगे। साकुरा ने चिंतित होकर पूछा, क्या कोई ऐसी सुरक्षित जगह है? आर्चर ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, यही असली समस्या है। रूडो ने कहा, हमें पहले यह देखना होगा कि अंदर हालात कैसे हैं, क्योंकि बिना ये जाने की यात्रा करना संभव है या नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन स्टू चिल्लाया, मैं इसके खिलाफ हूं, ये बहुत खतरनाक है, रास्ते में भी राक्षस हो सकते हैं, हमें यही रुककर बचाव दल का इंतजार करना चाहिए। स्टू जोर से बोला। टीचर ने टिप्पणी की, लड़का सही कह रहा है, लेकिन हमें कम से कम गलियारे की स्थिति जांचनी चाहिए। छात्रों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा, कौन चाहेगा बाहर जाकर उन राक्षसों के बीच चलना? फिर टीचर ने कुराने और टीटा को बुलाकर कहा, तुम दोनों जाकर इमारत के अंदर की स्थिति देखो। टीटा अपने नाम सुनकर घबरा गया और बोला, टीचर को खुद जाकर मिसाल पेश करनी चाहिए। लेकिन टीचर ने जवाब दिया, मुझे यहां रहकर बाकी छात्रों की सुरक्षा करनी है। लड़कियों ने सहमति जताई और कहा, अगर तुम लोग मर्द हो तो तुम्हें जाना चाहिए। घबराते हुए टीटा ने गुस्से में अपशब्द कहे।
रूडो ने वह लोहे की पाइप उठाई जिसका इस्तेमाल उसने राक्षस पर किया था और बैरिकेड की ओर बढ़ने लगा। डरा सहमा टीटा कांपते हुए बोला, तुम सच में ऐसा करने वाले हो? रूडो ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, और कोई रास्ता नहीं है। जितनी देर हम यहां रहेंगे हालात उतने ही खराब होते जाएंगे। या तो हम भूख से मरेंगे या फिर राक्षस हमें खा जाएंगे। किसी भी हाल में ये यहीं खत्म होगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता। ये सुनकर निशी का हौसला बढ़ा। उसने अपना सामान उठाया और कहा, रूडो सही कह रहा है, मैं भी चलूंगा। शायद कुछ और लोग भी जिंदा हों। वायामा डरा हुआ था। वायामा ने घबराते हुए कहा, अगर लड़के को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। लड़कियों ने चीखते हुए मना किया, मत जाओ, ये बहुत खतरनाक है। उसी पल रूडो ने वायामा को पाखंडी कहा। कुरोगाने ने निशी की ओर देखा और कहा, अच्छा हुआ कि तुम साथ आ रहे हो, क्योंकि ये चगुआ तो जाने के मूड में नहीं दिख रहा। बाकी सब इस अजीब से नाम पर सोच में पड़ गए। रूडो ने कांपते हुए तीता को देखा और समझ गया। लड़का बिल्कुल चिहुआ हुआ की तरह डर रहा था। डरते हुए तीता ने निशी से पूछा, तुम सच में जा रहे हो? ईमानदारी से कहूं तो यह सफर बहुत खतरनाक होने वाला है, और इसके सफल होने की संभावना, हम पर हमला होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तीता ने घबराते हुए कहा। निशी हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं मरना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास जिंदा रहने की एक वजह है। उसकी आंखों के सामने एक लड़की और एक खिड़की की धुंधली छवि तैरने लगी। रूडो ने उसकी ओर देखते हुए कहा, लगता है तुम भरोसेमंद हो। निशी हंसते हुए बोला, या फिर हो सकता है मेरी भी दिमाग की कोई स्क्रू ढीली हो, ठीक तुम्हारी तरह। थोड़ा असहज महसूस करते हुए उसने जोड़ा, वैसे मुझे अभी तक तुम्हारा नाम भी नहीं पता। दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया और हंसी मजाक के बीच उन्होंने बैरिकेड पार किया। अब कुरान और निशी एक संकरे गलियारे में प्रवेश कर चुके थे, जो चारों ओर बिखरी लाशों से भरा पड़ा था। थोड़ा अजीब लग रहा था। सब कुछ किसी बुरे सपने जैसा लगता है, आर्चर ने कहा। उसका दोस्त जवाब देता है, यह बस हकीकत है। लड़का सिर हिलाते हुए बोला, समझ सकता हूं, लेकिन सारे मॉन्स्टर गए कहां? मैं शिकायत नहीं कर रहा, बस कुछ ज्यादा ही ठंडा पड़ गया सब कुछ। उसका दोस्त जवाब देता है, शायद वे स्कूल छोड़कर शहर की तरफ चले गए। रूडो ने पूछा, क्यों? फिर खुद ही टिप्पणी की, स्कूल पहले ही बंद हो चुका था, यहां ज्यादा शिकार नहीं बचे थे, तो वे शायद किसी बेहतर जगह की तलाश में चले गए। आर्चर ने सहमति जताई, हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो अजीब है। गंभीर माहौल में बातचीत जारी थी जब अचानक रूडो को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह कुछ कहने ही वाला था कि आर्चर ने उसे रोक दिया। दोनों ने किसी दूर के गलियारे से आती थप्पड़ जैसी आवाज सुनी, जिससे वे सतर्क हो गए। मिशी ने हल्के से झांक कर देखा। एक गॉब्लिन ठीक बीच में खड़ा था। उसने रूडो की तरफ देखा और दोनों सहमत हुए कि अगर यह अकेला है तो इसे मार सकते हैं। इसके बाद आर्चर ने अपना धनुष उठाया और दूरी बनाए रखते हुए निशाना साधा। वह ध्यान केंद्रित करता रहा, फिर सही समय पर एक तीर छोड़ा जो गॉब्लिन की पीठ में जाकर धंस गया। का तीर गॉब्लिन की छाती चीरता हुआ पार हो गया, लेकिन उसकी जबरदस्त सहन शक्ति के कारण वह गिरा नहीं। पीछे मुड़कर उसने आर्चर को देख लिया और एक जोरदार दहाड़ के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया। आर्चर घबरा गया और इससे पहले कि वह दूसरा तीर निकाल पाता, गोब्लिन अविश्वसनीय गति से उसकी ओर दौड़ा। कुरागेन ने तुरंत बीच में आकर लोहे की पाइप से सीधा उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे गोब्लिन दूर जा गिरा। लगभग निष्क्रिय होने के बावजूद गोब्लिन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी ताकत वापस पा पाता, रूडो उसके सामने आ गया और उस पर लगातार कई वार कर दिए। अंततः उसे खत्म कर दिया। निशी शरीर के पास आता है और टिप्पणी करता है कि उसका दोस्त उम्मीद के मुताबिक ही क्रूर था। फिर उसने आर्चर से पूछा कि क्या आसपास और राक्षसों के संकेत हैं। युवा आर्चर जवाब देता है कि आसपास कुछ भी नहीं है और सब कुछ ठीक रहा। रूडो भी सहमत होता है, लेकिन अपने विचारों में खोया हुआ कहता है कि कुछ ऐसे राक्षस भी है जिनके खिलाफ इंसानों का कोई मौका नहीं है। वह उन ड्रैगनों को याद करता है जिन्हें उसने पहले देखा था। निशी उलझन में पूछता है कि वह किस तरह के राक्षसों की बात कर रहा है और टिप्पणी करता है कि चाहे वह उन्हें किसी भी तरह देखे, वे सब किसी वीडियो गेम जैसे ही लगते हैं। वह आगे जोड़ता है कि जिस राक्षस को उन्होंने अभी हराया वह भी कुछ खास अलग नहीं था। वह बिल्कुल गोब्लिन जैसा ही लगता है। कवान टिप्पणी करता है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने ये राक्षस कहीं पहले देखे हैं, और वह और ज्यादा घबराने लगता है। उसका साथी कांपने लगता है, ये महसूस करते हुए कि अगर वह राक्षस उसे मार देता तो वह सच में मर जाता। लेकिन फिर भी अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है कि अब असली जीवन में वे सच में अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं।
दूसरा भी सहमत होता है और जोड़ता है कि किसी गेम के विपरीत उनके पास कोई लेवलिंग सिस्टम, चीट्स या जादू नहीं है, वे सिर्फ साधारण इंसान है। तभी आर्चर कहता है कि भयावह लग रहा है। रिकुरो निश्चित रूप से कोई नौसिखिया नहीं है और निशी उससे पूछता है कि क्या उसने किसी हथियार की ट्रेनिंग ली है या उसका कोई मेंटर था। लेकिन रिकुडो अपनी यादों में खो जाता है। उसे अपने भाई की याद आती है जिसे उसने एक के बाद एक मुकाबले में हरा दिया था। फिर वह आर्चर को जवाब देता है कि उसने कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली। निशी पूछता है कि अगर उसमें इतनी स्किल्स थी तो उसने उन लड़कों से खुद को क्यों बुली होने दिया। कुराने जवाब देता है कि उसे खुद भी ठीक से नहीं पता। वे दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और एक जलते हुए कमरे तक पहुंचते हैं जहां कई शव पड़े होते हैं, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते हैं। आर्चर टिप्पणी करता है कि सब कुछ अजीब रूप से शांत है और ऐसा लगता है कि छठी मंजिल पर जो राक्षस उन्होंने हराया वही अकेला था। रूडो समझाता है कि ज्यादातर कमरे ट्रेनिंग एरिया थे, इसलिए उस मंजिल पर ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन नीचे के फ्लोर पर और भी राक्षस हो सकते हैं। वे नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जाने से पहले रूडो कहता है कि वह उनके उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहता है। कुराने बताता है कि उनका लक्ष्य स्थिति का आकलन करना है और मिशी जोड़ता है कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि स्कूल में कितने लोग बचे हैं और कौन कौन से बचाव के रास्ते उपलब्ध हैं। एक आर्चर जोड़ देता है कि अगले कदम उठाने के लिए उन्हें जितनी ज्यादा जानकारी मिले उतना बेहतर होगा। उसका साथी कहता है कि जिंदा लौटकर कुछ जानकारी लाना सबसे महत्वपूर्ण है और अगर वे खतरे में पड़ते हैं तो कोई भी खुद को बचाने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ सकता है। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए रूडो कहता है कि वे एक आपातकालीन स्थिति में है और किसी को भी ऐसे फैसलों के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। वह मजाक करता है कि उसका साथी सख्त बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर सके, नीचे की मंजिल से मदद के लिए एक चीख सुनाई देती है, जिससे रूडो अचानक रुक जाता है। रूडो एक पल के लिए रुकता है, फिर तेजी से नीचे की ओर भागता है। उसका साथी टिप्पणी करता है कि वह जानता है कि रूडो किस तरह का इंसान है, कोई ऐसा जो कभी दूसरों को नहीं छोड़ेगा। नीचे की मंजिल पर एक राक्षस घूम रहा होता है। वह एक लोहे की गदा पकड़े होता है। गोबलिन जैसा दिखता है लेकिन आकार में बड़ा होता है और उसके सींग भी होते हैं। टाचा बोटोन एक कैबिनेट में छिपी होती है, कोई आवाज न करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एक छोटे से गैप से झांकते हुए वह जो देखती है उससे डर जाती है। गोबलिन उसके सहपाठियों को उनकी चीख पुकार के बीच उनके कपड़ों से वंचित कर रहे होते हैं। वह सोचती है कि उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन जानती है कि कुछ नहीं कर सकती। उसकी एक सहपाठी गोबलिन से भीख मांगती है, रुकने के लिए कहती है, लेकिन वह और भी ज्यादा उग्र होकर उस पर हमला कर देता है। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है, अपने कान ढक लेती है और जो कुछ भी देख रही होती है उससे पूरी तरह घबरा जाती है। वह माफी मांगती है कि वह हमेशा कुछ नहीं करती और हर चीज से भागती रहती है। अपनी यादों में वह खुद को भीड़ में देखती है जहां रूडो को पीटा जा रहा था। क्लास के बदमाश उसे बेरहमी से मार रहे थे। वह याद करती है कि उसने सोचा था कि उसे उन्हें इस हिंसा से रोकना चाहिए। कांपते हुए वह उनसे रुकने के लिए कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सुनहरे बालों वाला गुंडा रूडो के चेहरे पर लात मार देता है और वह फिर से माफी मांगने लगती है। तभी उसे साके का हाथ अपने कंधे पर महसूस होता है जो उसका नाम लेकर बुलाता है। वह उससे पूछता है कि क्या हुआ और कहता है कि क्लास शुरू होने वाली है। वह मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया देती है, लेकिन साके उसे जल्दी से वहां से खींच लेता है, यह कहते हुए कि उन्हें निकलना चाहिए, जबकि रूडो अभी भी जमीन पर पड़ा रहता है। तबाना अचानक अलमारी में फिर से जाग जाती है, यह समझते हुए कि वह जो कुछ भी देख चुकी थी उसके तनाव के कारण बेहोश हो गई थी। घबराहट में वह सोचती है कि बाकी सभी का क्या हुआ और वह वहां कितनी देर से थी। कई सवालों के बीच वह अपनी जेब से फोन निकालने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में वह उसके हाथ से फिसल जाता है और जमीन पर गिरकर जोरदार आवाज करता है। वह बेहद घबरा जाती है, ये नोटिस करते हुए कि उसके आसपास की आवाजें एक पल के लिए तेज हो जाती हैं और फिर अचानक शांत हो जाती हैं। अब भी घबराई हुई उसे एहसास होता है कि उसे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और सोचती है कि क्या उन्होंने उसे देख लिया। तभी अचानक दो गोबलिन अलमारी का दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुलता है, युवती कमरे में बिखरी हुई लाशों को देखती है और पाती है कि उसकी दोस्त निशा की भी वहीं है। गोबलिन युवती के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है और फिर जमीन पर पटक देता है, जिससे वह दर्द से कराह उठती है।
डर से कांपते हुए वह फिर से मदद के लिए चिल्लाती है। तभी एक और राक्षस वहां प्रकट होता है और एक ही वार में गोब्लिन पर हमला कर देता है, जिससे लड़की पूरी तरह दहशत में आ जाती है। कमरे में मौजूद बाकी गोब्लिन उस राक्षस के चारों ओर घिर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ एक झटके में उन सभी को खत्म कर देता है। पूरी तरह सदमे में लड़की पूरी ताकत से चिल्लाती है, किसी से उसे बचाने की गुहार लगाती है। दूसरी ओर दो युवक उसकी चीखें सुनकर तेजी से उसकी ओर भागते हैं। राक्षस एक हाथ से लड़की को पकड़ लेता है और दूसरी ओर गोब्लिन के बंधे हुए शवों को घसीटते हुए गलियारे में आगे बढ़ता है। लड़की डर के मारे माफी मांगती है और उससे छोड़ने की भीख मांगती है, लेकिन राक्षस गुस्से में आकर उसे जोर से शिकारी श्रृंखला में। रूडो और निशी दूर से उस राक्षस को देखते हैं और आर्चर डर जाता है, ये सोचते हुए कि क्या उसकी तीरें इस प्राणी को चोट पहुंचा भी सकती हैं या नहीं। उसका दोस्त कहता है कि उसकी प्रवृत्ति सही थी और दूसरा पूछता है कि यह राक्षस आखिर है क्या। युवा लड़का पूछता है कि क्या उसे यह अजीब नहीं लगा कि पिछले माले पर इतने कम राक्षस थे। वह आगे बताता है कि इसकी वजह यही नया राक्षस था। लड़के को तब एहसास होता है कि गोब्लिन्स का शिकार एक ऐसे राक्षस द्वारा किया जा रहा था जो शिकारी श्रृंखला में उनसे ऊपर खड़ा था और उन्हें अपना भोजन बना रहा था। उस राक्षस से मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि वह उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और क्षेत्रीय है। आर्चर सोच में पड़ जाता है और लड़की की चिंता करने लगता है, लेकिन तभी वह देखता है कि कुरान उठकर राक्षस की ओर बढ़ रहा है, जिससे उनकी छिपी हुई स्थिति लगभग उजागर हो जाती है। आर्चर घबराकर पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो लड़का जवाब देता है कि वह लड़की को बचाने जा रहा है क्योंकि वह अभी भी जिंदा है। दूसरा लड़का गुस्से में पूछता है कि क्या वह मरना चाहता है। निशी कहता है कि चाहकर भी वे उस राक्षस से नहीं लड़ सकते, उसकी मदद करने के लिए ही वह अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। आर्चर गुस्से में पूछता है कि क्या यह सिर्फ आत्मसंतुष्टि है या फिर किसी तरह की न्याय भावना जिसकी वजह से वह बिना सोचे समझे ऐसा कर रहा है। रूडो जवाब देता है कि ब्रेक के दौरान आर्चर ने उससे पूछा था कि क्या वह जिंदा महसूस करता है, और अब वह सच में इसका जवाब दे सकता है। राक्षस से सामना होने के बाद उसने अपने दिल की गहराइयों में महसूस किया कि वह जीना चाहता है और दोबारा कभी भी हार नहीं मानेगा। फिर वह कहता है कि वह लड़की को बचाने जा रहा है क्योंकि वह खुद ऐसा करना चाहता है। उसे इस तरह सोच पाने की क्षमता ही यह साबित करती है कि वह जिंदा है। मिशी उसे पागल कहता है और पूछता है कि क्या इस राक्षस का सामना करके बेवजह मर जाना ही उसके लिए जीने की परिभाषा है। सवान जवाब देता है कि उसे उसके साथ आने की जरूरत नहीं, यह सिर्फ उसका अपना मामला है। अपनी यादों में वह अपने भाई सेरानो को देखता है जो उसे अयोग्य कहता है और कहता है कि उसके पास न पैसा है, न परिवार, न कोई अपना, इसीलिए वह पहले ही मर चुका था और उसे मरे हुए इंसान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन प्लूटो कहता है कि उसे इस लड़के पर दया आती है, लेकिन वह कभी भी खुद को फिर से मरा हुआ नहीं मानने देगा, भले ही इसके लिए उसे खुद को तबाह क्यों न करना पड़े। शिकारी उसे बीच में रोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि उसकी एक बहन है जो खून के रिश्ते से नहीं जुड़ी है और किसी दूसरी स्कूल में पढ़ती है। रूडो हैरान होकर पूछता है कि वह ये सब अचानक क्यों बता रहा है। निशी जवाब देता है कि वह भी वहीं मरना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी बहन बिल्कुल अकेली रह जाएगी। वह आगे कहता है कि उस लड़की को इस हालत में छोड़कर भाग जाना शर्मनाक होगा, और अगर उसकी बहन भी ऐसी ही स्थिति में होती तो क्या वह उसका सामना कर पाता? क्या वह सच में अपनी बहन की रक्षा करने और उसके लिए लड़ने में सक्षम होता? अगर वह कोई बहाना बनाकर भाग जाता तो यह बात उसे जीवन भर सताती। इसके बाद वह खुलासा करता है कि इसी वजह से वह कुरागन की मदद करेगा ताकि वे मिलकर उस राक्षस को हरा सकें और लड़की को बचा सकें। कुराने यह सुनकर कहता है कि वे दोनों अपनी स्वार्थी वजहों से कोई मूर्खतापूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं और पूछता है कि क्या उन्हें वाकई ये ठीक लग रहा है। रूडो हंसते हुए कहता है कि शिकारी के दिमाग में भी कुछ गड़बड़ है। शिकारी लज्जित होकर कहता है कि एक आदमी के लिए उसका गर्व ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस सहमति पर पहुंचने के बाद वे अपनी योजना को अंजाम देने के तरीकों पर विचार करने लगते हैं। निशी अपने दोस्त से पूछता है कि उसकी योजना क्या है, क्योंकि सीधे जाकर लड़ना बहुत जोखिम भरा होगा। कुरान बताता है कि अगर दूसरा लड़ता है तो उसके पास एक विचार है। इसके साथ ही दोनों अपनी योजना बनाने लगते हैं। लड़की होश में आती है और खुद को लकड़ी के लट्ठे से बंधा हुआ पाती है, जहां कई गोबलिन भी बंधे हुए हैं। राक्षस उन्हें सींग की तरह भून रहा था। राक्षस खाने के दौरान देखता है कि लड़की जाग चुकी है और डर के मारे वह जोर से चीख पड़ती है,
ये सुनकर दोनों युवक तुरंत हरकत में आ जाते हैं और अपनी योजना शुरू कर देते हैं। उसी समय शिकारी दौड़ते हुए कहता है कि रूडो की योजना सुनने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वह युवक पूरी तरह से पागल है। लड़की निराशा में सोचने लगती है कि वह जिंदा नहीं बच पाएगी और आग में जलने के बाद उस राक्षस का शिकार बन जाएगी। रोते हुए वह कहने लगती है कि वह मरना नहीं चाहती। राक्षस देखता है कि वह फिर से हिल रही है और उसकी ओर बढ़ता है। वह उसे गिरा देता है और उस लकड़ी के तख्ते को पकड़ लेता है जिससे वह बंधी हुई थी। फिर उसे आग की ओर ले जाने लगता है। जैसे ही वे लपटों के करीब पहुंचते हैं वह घबराने लगती है, लेकिन तभी दोनों कुरान को दरवाजे पर देखते हैं जो लड़की से कहता है कि अपनी आंखें बंद कर ले। राक्षस तख्ता छोड़कर अपना लोहे का डंडा उठाता है और लड़के की ओर बढ़ता है। कुरान एक अग्निशामक निकालकर राक्षस के चेहरे पर स्प्रे करता है जिससे वह अस्थायी रूप से अंधा हो जाता है। जैसे ही राक्षस अंधा होता है, रिकुदो तबाना की ओर दौड़ता है और उसे खोलने लगता है। वह उसका नाम पुकारती है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह उसे नहीं जानता और बस उसकी मदद कर रहा है। अपने विचारों में वह सोचती है कि यह तो स्पष्ट है कि उसे उसकी याद नहीं है और सोचती है कि वह उसे याद भी क्यों रखता। कुरोगाने को एहसास होता है कि उसकी चाकू रस्सियों को नहीं काट रही, तो वह प्लान बी पर स्विच करता है और रूडो जमीन पर पाइप पटकता है जिसे सिग्नल मिलता है। मिशी जो आर्चर है संकेत समझता है और अविश्वास से भर जाता है, यह महसूस करते हुए कि अब उन्हें अपने दोस्त की पागल योजना को अंजाम देना ही होगा। रूडो के पास आते हुए मिशी कहता है कि उसे इस योजना पर पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। वह यह भी कहता है कि अगर वह निशाना चूक गया तो रूडो उसे दोष न दे। इसी बीच राक्षस, जो अब अपनी चेतना वापस पा चुका है, देखता है कि कुरान लड़की के सामने खड़ा है। गुस्से से भड़का हुआ राक्षस जोर से दहाड़ता है जिससे खिड़कियां चकनाचूर हो जाती है। रूडो पाइप उठाता है और उधर राक्षस अपना लोहे का डंडा उठाकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। रूडो सोचता है कि अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ध्यानपूर्वक अवलोकन करते हुए रूडो राक्षस के हमले के पैटर्न को ध्यान से देखता है और कुरियो तोशी नामक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे वह राक्षस के हमले को किनारे की ओर मोड़कर सफलतापूर्वक रोक लेता है। इसका प्रभाव देखकर वह खुद भी आश्चर्यचकित और राहत महसूस करता है। वह सोचता है कि उसे ये तकनीक इस्तेमाल किए काफी समय हो गया है, लेकिन उसकी मसल मेमोरी ने उसे निराश नहीं किया। रूडो एक धातु की छड़ पकड़कर राक्षस के सामने स्थिर खड़ा रहता है। अचानक विरोधी तेजी से हमला करने की कोशिश करता है जिससे प्रोटैगोनिस्ट चौंक जाता है, लेकिन रूडो किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। उसी क्षण लड़का हल्का सा अटैक को सीधे रोकने के बजाय रूडो उसके वेक्टर को बदल देता है, जिससे वह प्रतिद्वंद्वी के हमलों के प्रभाव को कम कर सके और न्यूनतम बल से पलटवार कर सके। वह राक्षस के पैरों पर हमला करता है। यह समझाया जाता है कि यह एक तकनीक है जो आधुनिक किंडो में उपयोग की जाती है। प्रोटैगोनिस्ट को अपने पिता की याद आती है। वह स्वीकार करता है कि उसने अपने बचपन में पिता द्वारा सिखाई गई तकनीकों को कभी नहीं भुलाया। रूडो मन ही मन अपने पिता का आभार व्यक्त करता है। एक लड़की लड़के को राक्षस से लड़ते हुए देखती है और सोचती है कि यह रूडो खुद को शांत रहने के लिए याद दिलाता है कि ये सिर्फ राक्षस है जिनके पास कोई सही तकनीक नहीं है। गुस्से में दानव एक और हमले के लिए तैयार होता है और बिना देर किए लड़के की ओर एक जोरदार प्रहार करता है। रूडो अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए पूरी ताकत से बचाव करता है। लड़के को कुचलने के इरादे से राक्षस बेरहमी से हमला जारी रखता है। अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए रूडो अपने प्रतिद्वंद्वी की कलाई पर एक सटीक वार करता है। उसके मन में आता है कि यह विरोधी केवल अपने शुद्ध बल पर निर्भर है और बस हथियार को जुला रहा है। दोनों लड़ते रहते हैं एक दूसरे पर और अधिक गुस्सा होते हुए। एक बार फिर दानव अपने नुकीले गदा से रिकुटो पर हमला करने की कोशिश करता है। राक्षस के हमले बड़े और एक तरफा लगते हैं, जबकि लड़का अपनी कुशलता से वार करता है। रूडो राक्षस के सिर पर एक जोरदार प्रहार करता है, लेकिन मन ही मन मानता है कि इंसान के खिलाफ ऐसा वार करना कहीं ज्यादा आसान होता। राक्षस दर्द में चीखता है और कमजोर पड़ता दिखता है। ये सब देख रही लड़की हैरान होती है कि लड़का इतनी कुशलता से हर हमले का बचाव कर पा रहा है और सोचती है कि वह अविश्वसनीय है। थोड़ी थकावट के साथ अभी भी हार मानने से इनकार करते हुए लड़का समझता है कि भले ही वह अपना बचाव कर रहा है, लेकिन हर वार का असर उसके शरीर पर पड़ रहा है। उसे एहसास होता है कि वह ज्यादा देर तक ये लड़ाई जारी नहीं रख सकता क्योंकि उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। उधर राक्षस फिर से अपना संतुलन पा लेता है और लड़का महसूस करता है कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह ज्यादा असर नहीं डाल पा रहा।
रक्षात्मक रूप से पीछे हटने का फैसला करते हुए वह सहज रूप से हमलों को चकमा देता है और दानव के पैटर्न का अध्ययन करता है। रूडो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीधा हमला करना असंभव है। वह तेजी से अपनी स्थिति बदलता है, अंतिम वार करने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजते हुए। लड़का दूरी बनाकर खड़ा होता है और राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे ललकारता है। इसी बीच दानव के कानों से धुआं निकलने लगता है, जो साफ संकेत देता है कि वह एक और ताकतवर हमला करने वाला है। राक्षस की नजर बंधी हुई लड़की पर पड़ती है, जो अभी भी जमीन पर लकड़ी के लट्ठे से बंधी हुई है। अचानक वह उस लकड़ी के लट्ठे को पकड़ लेता है और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही लड़की चीख पड़ती है, रूडो को एहसास होता है कि वह गंभीर मुसीबत में फंस गया है। बिना कोई दया दिखाए दानव लकड़ी के लट्ठे को जोर से चटकता है और उससे हमला करता है। बाहर इमारत के आसपास लड़ाई की तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। खतरनाक लड़ाई की आवाजें गूंज रही हैं। आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। राक्षस बेतहाशा झूलते हुए अपने हमले कर रहा है, जबकि लड़की अब भी लकड़ी के लट्ठे से बंधी हुई है। रूडो तेजी से भागता है और किसी तरह राक्षस के हमले से बच निकलता है। जैसे ही दानव गुस्से में गरजता है, लड़की खुद को अकेला महसूस करती है और थोड़ी निराश हो जाती है कि उसे छोड़ दिया गया। फ्लैशबैक खेल के मैदान में दो लड़के छोटी बच्ची को कोने में धकेल कर उसे तंग कर रहे हैं। वह रोते हुए खुद को समेटने की कोशिश कर रही होती है। तभी कोई उसकी मदद के लिए आता है। रूडो वह उन लड़कों से पूछता है कि वे उस छोटी बच्ची को क्यों तंग कर रहे हैं। वर्तमान में लड़की सोचने लगती है कि कैसे रूडो ने गंभीर हो जाता है। रूडो अभी भी पूरी ताकत से राक्षस से लड़ रहा है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। बाहर से देख रहा लड़का सोचता है कि रूडो ने अब तक जिस तरह खुद को संभाला है वह अविश्वसनीय है, लेकिन वह जानता है कि अब और ज्यादा देर तक यह लड़ाई जारी नहीं रह सकती। लड़का तेजी से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ता है और चिल्लाकर रूडो से कहता है कि वह राक्षस को बस 1.5 मीटर तक पीछे धकेल सके। जैसे जैसे वह करीब आता है, उसकी चाल और तेज हो जाती है। मौके पर पहुंचते ही उसका चेहरा गंभीरता से भर जाता है, लेकिन रूडो पूरी तरह बेहोश नहीं होता। वह दर्द से कराहते हुए जिन पर पड़ा रहता है, जबकि राक्षस उसकी ओर बढ़ता है अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए। लड़की, जो अब तक लकड़ी के लट्ठे से बंधी थी, डर और चिंता से चीख पड़ती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वहीं मदद के लिए आया लड़का भी इस दृश्य को देखता है और अपने दांत भींचकर कहता है, अब और नहीं। वह अपने कदम तेज करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोषणा करता है, यहीं पर इस कहानी का अंत होगा। उसे जमीन पर पड़े हुए सब कुछ साफ साफ दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर हिलने से इंकार कर रहा था। तीरों वाला लड़का स्थिति का विश्लेषण करता है और इसे गंभीर पाता है। मिशी को अपने दोस्त की सलाह याद आती है। उसे सिर्फ एक ही जगह निशाना लगाना होगा और वह चूक नहीं सकता। अगर उसने गलती की तो लड़के की मौत तय है। वह स्थिति को ध्यान से देखता है, लेकिन अब भी अनिश्चित है कि वह तीर चला पाएगा या नहीं। तीर को सही निशाने पर लगाने के लिए 3 शर्तें हैं: कोण, दूरी और सही समय। लेकिन इस समय कोई भी चीज आदर्श स्थिति में नहीं है। हालांकि निशी जानता है कि ज्यादा समय नहीं बचा है, क्योंकि अगर वह देरी करता है तो उसकी उपस्थिति का पता चल सकता है। गहराई से सोचते हुए वह चाहता है कि राक्षस थोड़ा और करीब आए और अपने शरीर को ऐसे मोड़े कि उसे आदर्श कोण मिल जाए। लेकिन संदेह बना रहता है, क्या ज्यादा इंतजार करने से वह मौका गवा देगा। जबकि उसके विचार तेजी से दौड़ रहे होते हैं, रूतो, जो घायल होकर जमीन पर पड़ा है, अचानक चिल्लाता है, उसे तीर नहीं चलाना। मिशी और भी ज्यादा उलझ जाता है और अपने दोस्त की बात को समझ नहीं पाता। रूतो जोर से कहता है कि उसे कुछ मीटर और करीब आने की जरूरत है और उससे इंतजार करने को कहता है। वह फिर से उठ खड़ा होता है, अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए, और एक बार फिर दानव का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। मुझे पता है कि मैंने कुछ जगहों पर गलतियां की हैं, लेकिन हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ।